हाय दोस्तों, मैं पीयूष। मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रोग्रामिंग विद VB.NET के बारे में। दोस्तों, ये पेपर जो है PGDC के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको है और इसकी यूनिट नंबर 2 को हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूनिट नंबर 2 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि .NET फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। सेकंड वाले वीडियो में विजुअल स्टूडियो क्या है, मेथड्स इवेंट्स क्या हैं, और थर्ड वाले वीडियो में वेरिएबल्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं .NET फ्रेमवर्क क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। व्हाट इज़ .NET फ्रेमवर्क? .NET फ्रेमवर्क है क्या? अब दोस्तों, .NET फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है विंडोज़ एप्लीकेशंस को रन करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। मतलब विंडोज़ एप्लीकेशंस को अगर बनाना हो, रन करना हो, तो आप .NET फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क कलेक्शन है किसका? .NET फ्रेमवर्क कलेक्शन है डेवलपर टूल्स का, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, डेवलपर टूल्स हैं, जिससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप वेब सर्विसेज बना सकते हैं, आप गेम्स को डेवलप कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क में जो भी एप्लीकेशंस बनती है वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म में रन होती है। ठीक है, तो दोस्तों, .NEट फ्रेमवर्क का जो पहला वर्जन था वो 2002 में रिलीज़ किया गया था, और इस .NEट फ्रेमवर्क का वर्जन का नाम था 1.0। जो अभी करंट वर्जन चल रहा है वो दोस्तों, जो अभी .NEट फ्रेमवर्क का जो करंट वर्जन चल रहा है वो 4.7.2 चल रहा है। ठीक है, .NEट फ्रेमवर्क जो है दोनों ही एप्लीकेशंस, जैसे फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन, दोनों ही एप्लीकेशंस को डेवलप करने के काम आता है। ठीक है, और .NEट फ्रेमवर्क बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे विजुअल बेसिक है, C# है, आपका कोबोल है। इससे ये होता ही है दोस्तों कि जो प्रोग्रामर होता है उसको अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना पड़ता, वो सेम लैंग्वेज पर रहता है। उसी लैंग्वेज पर रहते हुए वो .NET का यूज़ करके अपना प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा .NET का एक छोटा सा .NEट फ्रेमवर्क का छोटा सा ब्रीफ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो .NEट फ्रेमवर्क है उसके 4 की पार्ट्स हैं। 4 की पार्ट्स मतलब 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इंक्लूड करता है कंपाइलर्स को। अब इसमें कंपाइलर्स बहुत सारे होते हैं, VB है, C++ है, C# है, J# है, कोबोल है। इन सब कंपाइलर्स को .NEट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। जो कंपाइलर आपको चाहिए वो आप परचेज कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। जो सेकंड की पार्ट है वो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब दोस्तों, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक्चुअली एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसके 4 पार्ट्स हैं: कॉमन टाइप सिस्टम, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जस्ट इन टाइम कंपाइलर और गार्बेज कलेक्शन। ये 4 इसके पार्ट्स हैं। दोस्तों, इसका अगला पार्ट जो है वो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, जिसको हम FCL बोलते हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं। जो भी फंक्शन आपको चाहिए वो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, .NEट फ्रेमवर्क जो है ASP.NET को सपोर्ट करता है। ASP.NEट यूज़ होता है आपकी फॉर्म बेस्ड, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में। अब दोस्तों, एक छोटा सा का डायग्राम दिया हुआ है मैंने यहाँ पे। ये .NEट के कंपाइलर्स हैं, C है, C++ है, C# है, VB है, कोबोल है। ठीक है, ये कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में आपका, जिसके अंदर CTS है, CLS है, JIT है, GC है, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा ये फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। द फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू डेटा, द फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू ड्राइंग, द फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट। ये भी फंक्शंस जो हैं हमारी FCL के अंदर है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर। तो दोस्तों, ये मेरा .NEट फ्रेमवर्क का एक छोटा सा जो है पिक्चर है आपके सामने, एक छोटा सा डायग्राम है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम लोग आते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के ऊपर। अब दोस्तों, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है क्या? तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि .NEट में लिखे गए कोड्स को एग्जीक्यूट करता है और मैनेज करता है। ठीक है, .NEट में लिखे गए कोड्स को एग्जीक्यूट करता है और मैनेज करता है, और जो .NEट में हम कोड लिखते हैं उनको नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। वो नेटिव कोड का यूज़ किया जाता है CPU एग्जीक्यूशन के दौरान। मतलब CPU को अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो वो नेटिव कोड का यूज़ करेगा। तो ये जो CLR है हमारा, वो हमारा जो है
हमारे लिखे गए कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस और हैं दोस्तों CLR के, जैसे कि पहला तो नेटिव कोड में कन्वर्ट करना हो गया, ये पहला फंक्शन हो गया। इसके अलावा वो जो एक्सेप्शंस आती हैं, जो गलतियां आप करते हैं टाइपिंग में या जो गलतियां प्रोग्रामिंग में करते हैं, उनको सुधारता है, उनको हैंडल करता है। इसके अलावा जो है टाइप सेफ्टी का फीचर आपको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जो मेमोरी आपने यूज़ की है उसको मैनेज करने का काम जो है वो CLR करता है। सिक्योरिटी देता है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम भी ये करता है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस इसलिए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसको रन कर सकते हो। इसके अलावा गार्बेज कलेक्शन इसका एक लास्ट फीचर है। तो गार्बेज कलेक्शन का मतलब जो मेमोरी आप यूज़ कर रहे हो प्रोग्रामिंग में उसको फ्री करा के CPU को देना। तो ये जो है आपका गार्बेज कलेक्शन का भी काम ये करता है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब दोस्तों कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है CTS कॉमन टाइप सिस्टम, दूसरा होता है CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, तीसरा होता है GIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और चौथा होता है GC गार्बेज कलेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉमन टाइप सिस्टम के ऊपर। अब दोस्तों मैं आता हूँ कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि .NET फ्रेमवर्क बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर अलग अलग होती है, ठीक, सिंटैक्सेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये CLS का काम है कि उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करे जिस फॉर्मेट को CLR समझ सके, ठीक है। आप सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये CLS का काम है कि वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करे एक ऐसे फॉर्मेट में जिसको कि CLR समझ सके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। तो ये लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि एक तो प्रोग्राम को ऐसे, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें भी आप प्रोग्राम कर रहे हो उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जिसको CLR समझ सके, और उस कन्वर्जन के लिए, है ना, उन प्रोग्राम के कन्वर्जन के लिए, उनके एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये 2 काम जो होते हैं वो CLS के होते हैं, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के। अब ये जो लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो इसको 2 तरीके से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। जिस कोड को CLR, देखिए क्या होता है, CLS ने अपना कोड तो कन्वर्ट करके CLR को दे दिया, ठीक है। अब जिस कोड को CLR समझ लेता है, ठीक है, और जिसको खुद मैनेज कर सकता है उसको हम मैनेज्ड कोड बोलते हैं, ठीक है। और जिस कोड को CLR समझ नहीं पाता, ठीक है, तो उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उसको हम लोग अनमैनेज्ड कोड बोलते हैं। तो जो लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी है उसको 2 तरीके से अचीव किया जा सकता है, मैनेज्ड कोड और अनमैनेज्ड कोड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन समझ में आया होगा क्या होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब कॉमन टाइप सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बात हुई कि .NET फ्रेमवर्क में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की ग्रामर अलग अलग है। जिस तरह से हर लैंग्वेज की ग्रामर अलग अलग है, उस तरीके से हर लैंग्वेज का डेटा टाइप भी अलग अलग है, ठीक है। कोई इंटीजर के लिए 2 बाइट स्टोर कराता है, कोई इंटीजर के लिए 4 बाइट स्टोर कराता है। तो क्या होता है, CTS रिस्पॉन्सिबल होता है इन जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि .NET सपोर्ट करता है, उनको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जिसको CLR समझ सके। मतलब देखिए, एक तो हमने ग्रामर को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जिसको CLR समझ सके, और दूसरा हमने जो भी हम डेटा टाइप लेंगे वहाँ पे उस डेटा टाइप को हमने ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जिसको CLR समझ सके। और ये भी 2 तरीके से अचीव होता है, ठीक है। CTS इसको 2 तरीके से फुलफिल कराता है। पहला होता है वैल्यू टाइप, दूसरा होता है रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप में क्या होता है कि वैल्यू टाइप में उस मेमोरी लोकेशन के अंदर डायरेक्ट उसकी वैल्यू स्टोर होती है, और रेफरेंस टाइप में क्या होता है, रेफरेंस टाइप में वो मेमोरी लोकेशन है उसके ऊपर एक और मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है जिस मेमोरी लोकेशन पे आपको वेरिएबल मिलता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप 2 जो हैं CTS के सिस्टम्स हैं। वैल्यू टाइप में डायरेक्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है और रेफरेंस टाइप में उसका एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो ये था हमारा कॉमन टाइप सिस्टम।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉमन टाइप सिस्टम और कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन दोनों ही समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ गार्बेज कलेक्टर के ऊपर। अब दोस्तों जैसे कि जो भी हम लोग जानते हैं हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग करने में हमको मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है और मेमोरी को एक्वायर करने के लिए हम डेटा वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन डेटा वेरिएबल्स का हमने यूज़ कर लिया। इन डेटा वेरिएबल्स के अंदर हमने इन डेटा वेरिएबल्स का हमने यूज़ कर लिया। इन डेटा वेरिएबल्स के अंदर हमने अपनी वैल्यू को स्टोर किया, है ना, रिट्राइव किया, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो ये वेरिएबल्स वहीं पे छूट जाते हैं। तो अगर गार्बेज कलेक्टर ना होता तो क्या होता, सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक और प्रोग्राम लिखना पड़ता जो जितनी मेमोरी उसने यूज़ करी उसको हटाने के लिए। पर गार्बेज कलेक्टर की वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। गार्बेज कलेक्टर जो भी प्रोग्रामिंग के दौरान जो भी मेमोरी आपने यूज़ करी है, ठीक है, उन सब को वो मैनेज करता है और मेमोरी से हटा देता है, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। इसके लिए हमें ज़्यादा बॉदर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट फीचर है .NET का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको गार्बेज कलेक्टर समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर पर। तो दोस्तों जस्ट इन टाइम कंपाइलर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने वाले लैंग्वेज में किस तरह से हमारा जो कोड है वो कन्वर्ट होता था। देखिए दोस्तों, जब C थी, C++ थी और .NET हमारे पास .NET फ्रेमवर्क नहीं था, तब क्या होता था, हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिखते थे जिसको हम सोर्स प्रोग्राम बोलते थे। जो हमने प्रोग्राम टाइप किया है उसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, उस सोर्स प्रोग्राम को हम कंपाइल करते थे। जब वो कंपाइलर से होकर निकलता था तो कंपाइलर उस सोर्स प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना लेता था। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का यूज़ करता था कौन, CPU। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है तो CPU जो है इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का यूज़ करेगा। इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोलते हैं। ठीक है, पर VB.NET में थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई। VB.NET में क्या किया, जो हमने सोर्स कोड लिखा वो कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद जो प्रोग्राम जनरेट हुआ, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट हुआ, वो IL के फॉर्म में हुआ। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, अब दोस्तों ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज एक बीच की लैंग्वेज होती है। इसको हम कभी कभी MSIL भी बोलते हैं। MSIL का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब दोस्तों क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर और माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये दोनों साथ में जिस भी सिस्टम पे जाती हैं, ठीक है, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर सिस्टम की कॉम्पेटिबिलिटी देख के IL को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब जो हमको एग्जीक्यूटेबल कोड यहाँ पे प्राप्त हो जाता था एक बार कंपाइल करने पे, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे जो हमको मिलता है वो मिलती है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज को हम जस्ट इन टाइम कंपाइल से दोबारा कंपाइल करते हैं और दोबारा कंपाइल करने पे हमको एग्जीक्यूटेबल कोड या ऑब्जेक्ट कोड हमको प्राप्त होता है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या है, ये एक कंपाइलर है जो कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज को, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज को मशीन कोड में जनरेट करता है या नेटिव कोड में जनरेट करता है। दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होता है, जो मैं आपको बता रहा था कि .NET जो है आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसका फ़ायदा है। पहले इस वाले पुराने वाले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल नहीं था। मतलब हो सकता है वो प्रोग्राम एक सिस्टम पे चल जाए पर दूसरे सिस्टम पे ना चले। पर VB.NET के अंदर तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये है कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल है और किसी भी मशीन पे आप इसको रन करा सकते हैं, किसी भी मशीन पे इसको आप जनरेट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा जस्ट इन टाइम कंपाइलर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज बीच में प्रोड्यूस होती है। अब दोस्तों सबसे पहले तो इसको हम MSIL भी बोलते हैं और IL भी बोलते हैं, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज का माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज या इंटरमीडिएट लैंग्वेज किसी भी नाम से ये जानी जाती है। अब दोस्तों MICL आती कहाँ से है, तो सबसे पहले तो समझिए, हमने जो कोड लिखा उस कोड को जो है वो कोड जो है वहीं पे जिस सिस्टम पे हमने लिखा उसी सिस्टम पे वो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है,
जिस सिस्टम पे वो लिखा उस सिस्टम में कंपाइल हो जाएगा और वहाँ पे जनरेट होगा MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज रहेंगे, ये जो लैंग्वेज जनरेट होगी, इसको इस तरीके से जनरेट किया जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहे, मतलब हार्डवेयर से कुछ इसका लेना देना ना रहे, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहे। तो दोस्तों MSIL होती क्या है? MSIL एक से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं और लैंग्वेज कंपाइलर द्वारा जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, अब जब ये कोड, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं तो उसके साथ साथ JIT कंपाइलर भी पहुंचता है। ठीक है, मतलब JIT कंपाइलर और ये जो कोड हैं दोनों साथ साथ उस पर्टिकुलर कंप्यूटर एनवायरनमेंट में जाते हैं। ठीक है, अब JIT वहाँ के एनवायरनमेंट को समझकर, ठीक है, उस पर्टिकुलर कोड को दोबारा कंपाइल करता है ताकि हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड या नेटिव कोड जनरेट हो सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या है ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों इसका एग्जीक्यूशन मॉडल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है C# है, विजुअल बेसिक है, जावास्क्रिप्ट है, ये सारे इनके कंपाइलर्स हैं। ठीक है, ये सब कंपाइलर्स हैं। अभी कंपाइलर्स क्या होते हैं? जब ये कंपाइल हुआ तो हमारा बना MSIL या CIL, है ना। और फिर क्या हो गया? जब ये MSIL CIL गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर के अंदर, ठीक है, ये कोड हो गया आपका, ये कोड जस्ट इन टाइम कंपाइलर के अंदर गया तो ये नेटिव कोड प्रोड्यूस हुआ और नेटिव कोड से हमारा एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा जो था ये था कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर किस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों कंपाइलेशन तो यहाँ पे हो जाता है, कंपाइलेशन का प्रोसेस है यहाँ पर, और रन टाइम पे ये प्रोसेस परफॉर्म होती है। ठीक है, जब प्रोग्राम रन होता है तभी JIT चेक करता है कि आपका JIT तभी एक्शन में आता है और आपके MSIL को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसका एग्जीक्यूशन मॉडल जो है, देखिए वही सेम VB दिया हुआ है, उसका कंपाइलर दिया हुआ है, असेंबली में IL जनरेट किया, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और JIT कंपाइलर से नेटिव कोड निकला और नेटिव कोड निकल के जो है ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। ठीक है, अब जिसमें अनमैनेज्ड कोड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चले जाएंगे, जो अनमैनेज्ड कोड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा CLR का एग्जीक्यूशन मॉडल। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आता हूँ .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के ऊपर। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि .NET फ्रेमवर्क बहुत बड़ा टूल है ना। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। इन सारे फंक्शंस को हैंडल करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की क्लासेस, डेटा टाइप्स और इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे के सारे डेटा टाइप्स, इंटरफेसेस, क्लासेस, तो ये सारे के सारे क्लासेस, डेटा टाइप्स, इंटरफेसेस सब के सब एक लाइब्रेरी में रखे रहते हैं जिसको हम फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस से रिलेटेड जितनी भी फंक्शंस हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब इस लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। जब जो चाहिए वो उससे निकल के आप उससे ले सकते हैं। अब दोस्तों फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो है उसको .NET में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी उसका यूज़ करती हैं। ठीक है, मतलब जो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है उसको सारी की सारी लैंग्वेजेस जो .NET में सपोर्टेड है सब उसका यूज़ करती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये एक छोटा सा सबको मिला जुला के मैंने ये फ्रेमवर्क का डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। अब आप फ्रेमवर्क तो समझ ही गए होंगे, लेकिन दोबारा से मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इनके कंपाइलर्स भी यहीं पे अवेलेबल हैं। एक कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिखा रहेगा वो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन से CLR के समझने लायक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें दो टाइप के एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं, एक तो विंडोज़ फॉर्म की, एक वेब फॉर्म्स की। ठीक है, इन दोनों फॉर्म्स के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो ADO.NET पूरा करता है। ADO.NEट बीच में एक लेयर है जो कि डेटा की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है आपके फॉर्म से
इसके अलावा यहाँ पे बेस क्लास लाइब्रेरी दे के रखी हुई है, जिसमें अभी जो मैंने आपको समझाई, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। और दोस्तों ये हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है। तो दोस्तों ये था मेरा .NET फ्रेमवर्क का छोटा सा एक पिक्चर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं .NET के फीचर्स क्या क्या हैं, .NET फ्रेमवर्क के फीचर्स क्या क्या हैं। तो वैसे तो आपको सब पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको अब दोस्तों मैं आ रहा हूँ .NET के फीचर्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला जो कॉमन फीचर है .NET का वो है कॉमन इन्वायरमेंट। ये आपको कॉमन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा है कॉमन टाइप सिस्टम। ये कॉमन टाइप सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस .NET सपोर्ट करता है। इसके अलावा है टूल सपोर्ट भी प्रॉपर किसी एक लैंग्वेज का नहीं है, डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं, उन सब टूल्स का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। अगला है सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा है ऑटोमेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है स्क्रीन, मेमोरी, नेटवर्क, डेटाबेस, उन सब का सपोर्ट, उन सब का जो रिसोर्स है वो आसानी से आप यहाँ पे .NET से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इजी एंड रिच डिबगिंग सपोर्ट। अगर प्रोग्राम में कुछ गलती हो जाती है तो बहुत आसानी से उसको डिबग किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है जो प्रोग्राम का डेवलपमेंट है वो सिंप्लीफाइड है। और दोस्तों पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि जो एप्लीकेशन डेवलप होगी .NET इन्वायरमेंट में वो पोर्टेबल रहेगी। तो दोस्तों ये थे मेरे .NET के फीचर्स। मुझे उम्मीद है आपको .NET फ्रेमवर्क अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं अभी यहीं पे हॉल्ट होता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।